हेलो एवरीवन, मैं आज आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग दोनों के बारे में समझाऊंगा और फिर समझाऊंगा कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। और इस टेक्निक में इंक्लूड है डिजाइन पैटर्न्स, यूएमएल डायग्राम, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो टेक्निक है उसको समझने से पहले हम कुछ उसके फीचर्स को समझेंगे। एट्रीब्यूट, सबसे पहला है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब डेटा वैल्यूज होती है जो किसी भी क्लास में किसी भी क्लास को डिस्क्राइब करती है। सेकेंड है क्लास। क्लास क्लास कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होती है। बेसिकली क्लास के अंदर डेटा वैल्यूज और बिहेवियर्स यानी फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है सो दैट हम एक्सेस कर सके जो भी क्लास की डेटा वैल्यूज और बिहेवियर्स है। फिर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब मेथड्स। मेथड्स यानी फंक्शंस जो बिहेवियर को डिसाइड करती है। फिर उसके बाद सब क्लास होती है, ऐसी क्लास जिसने एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को इनहेरिट किया हो, वो सब क्लास होती है ऑफ दैट क्लास, है ना। फिर उसके बाद सुपर क्लास। सुपर क्लास इसको बेस क्लास भी बोलते हैं। ऐसी क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स इनहेरिट हुए हैं उसको सुपर क्लास बोलते हैं। फिर उसके बाद हम अब एडवांटेजेस देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन के। सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका रीयूजेबिलिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में हम कोड को रीयूज भी कर सकते हैं और एक क्लास बनाकर उसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को सब क्लास में यूज कर सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन का है। दूसरा है स्केलेबिलिटी। हम स्केलेबिलिटी मतलब हम सॉफ्टवेयर को यूजर के डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही इम्प्रूव मॉड्यूलरिटी मतलब ऑब्जेक्ट बनाना और आपको बेटर एब्स्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड करता है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस है। इसके साथ मेंटेनेबिलिटी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस प्रोवाइड करता है। मतलब कि मेंटेन मतलब कि जो भी कोड है उसको, उसमें अगर कोई बग वग आता है तो उसको मेंटेन करना इजी होता है। और ये इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी, है ना। ये सॉफ्टवेयर और फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टवेयर क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका कॉम्प्लेक्सिटी। अब इस अप्रोच से सॉफ्टवेयर डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इस अप्रोच से जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है वो कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट और उनके बीच में रिलेशनशिप को मैनेज करना होता है। स्टीप लर्निंग कर्व। इसका मतलब जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है उसको डीप नॉलेज होना चाहिए उस कंसेप्ट और टेक्निक के बीच में, मतलब उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस प्रोग्रामिंग का डीप नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें हमें टाइम और कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है क्योंकि ये जो भी अप्रोच है इसमें हम पहले प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं और उसके बाद इसको डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए प्लानिंग के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए हमको कॉस्ट भी लगती है, इसलिए ये कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है इस अप्रोच में। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। अब स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस अप्रोच में हम जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है उसे स्ट्रक्चर यानी कि फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और जो भी सिमिलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम के होते हैं सेम फंक्शन में डाल देते हैं उनको। और इस तरह हम इस सॉफ्टवेयर एनालिसिस डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला है टॉप डाउन डिजाइन। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें सॉफ्टवेयर जो भी डेवलप करना है उसे सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब हम किसी बड़ी प्रॉब्लम है उसको सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करते जाते हैं, मतलब हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं। मॉड्यूलराइजेशन, इसका मतलब हम सॉफ्टवेयर को सेपरेट मॉड्यूल्स के फॉर्म में वही सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उन सब मॉड्यूल्स को हम सॉल्व करते हैं और फिर उनको कंबाइन करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इस अप्रोच से। फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, मतलब हम इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट को यूज नहीं करते, हम फंक्शंस यानी मॉड्यूल्स को यूज करते हैं। इसके साथ ही हम इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें हम सिंपली फंक्शंस में या मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। दूसरा है टॉप डाउन अप्रोच। इसमें क्या होता है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि मॉड्यूल्स, कोई भी प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर बनाना है, उसको सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब हम ऊपर से नीचे आते हैं। फिर इम्फेसिस ऑन डेटा। इसमें जो भी डेटा है उस पर जो भी डेटा रहता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि डेटा और प्रोसेस के बीच में रिलेशनशिप क्या है और उसको मैनिपुलेट करना वगैरह। तो इसके बाद इसमें ये रियूजेबिलिटी भी अच्छी होती है क्योंकि हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, जिससे इजी होता है अंडरस्टैंड करना या समझना। इसके साथ ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, मतलब कि इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें यूज होती है। ये अलाउ करती है, कंडीशंस प्रोवाइड करती है ताकि कौन सा यूज़र एक्सेस कर सकता है कौन सा नहीं। और फिर इसके साथ हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड स्केलेबिलिटी। लिमिटेड स्केलेबिलिटी यानी कि हम ज़्यादा इसमें ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि एक बार सॉफ्टवेयर बन गया तो उसको चेंज करना जो रहता है वो डिफिकल्ट रहता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। फिर लिमिटेड अवेलेबिलिटी मॉडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हम इसमें जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए नहीं बना सकते। ये जो भी टेक्निक है वो बेसिकली मीडियम या फिर लो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को करती है सॉल्व, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो डेटा है वो हाइड नहीं रहता है, मतलब वो रियल वर्ल्ड से हाइड नहीं रहता है, इजी ओपनली अवेलेबल रहता है। इसके साथ ही अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सबसे पहले स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर एनालिसिस क्या है। द मेन फोकस इज ऑन द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ द सिस्टम। इसमें जो भी मेन फोकस रहता है वो प्रोसेस और प्रोसीजर्स पे रहता है, मतलब वही डेटा और उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे क्या मैनिपुलेट करना है। ये जो दूसरी वाली है इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस है, इसमें मेन फोकस डेटा स्ट्रक्चर्स और रियल ऑब्जेक्ट्स दैट आर इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो डेटा स्ट्रक्चर्स और रियल ऑब्जेक्ट्स पे इस पर ज़्यादा फोकस रहता है। It uses system development life cycle methodology for different purposes like planning, analysis, design, implementing, and supporting an information system। इसमें जो भी है ये लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्लानिंग वगैरह, ये प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग ये सब पहले से ही करना पड़ती है। अब इट यूजेस इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मेथोडोलॉजी टू रिफाइन एंड एक्सटेंड और डिजाइन। इसमें इंक्रीमेंटल मेथोडोलॉजी और आइटरेटिव मेथोडोलॉजी का यूज़ किया जाता है। फिर इट इज़ सुटेबल फॉर वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स विद स्टेबल यूजर रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें क्या होती है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पहले से पता होनी चाहिए, और वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स जो भी अपने को पहले से डिफाइंड है, प्रॉपर अपने को पता है उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसके लिए सही रहती है। अब ये जो भी प्रोग्रामिंग है ये लार्ज प्रोजेक्ट्स विद चेंजिंग यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी टाइम के साथ यूजर की रिक्वायरमेंट अगर चेंज होती है तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस अप्रोच का यूज़ करेंगे। और ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए होती है, मतलब लार्ज प्रोग्राम को सॉल्व करती है रियल वर्ल्ड की। अब रिस्क वाइल यूजिंग एनालिसिस टेक्निक की साइन यूजेबिलिटी इज ऑल्सो लो। इसमें क्या होता है, जो भी रिस्क होता है वो हाई होता है क्योंकि डेटा जो है वो ओपनली अवेलेबल रहता है। बट इसमें जो रिस्क एनालिसिस, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में रिस्क वाइल यूजिंग दिस एनालिसिस टेक्निक इज लो एंड यूजेबिलिटी इज ऑल्सो हाई। रिस्क जो रहता है वो लो रहता है क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्शन इंकैप्सुलेशन जैसे कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, डेटा को हाइड कर देते हैं इस अप्रोच में। और रीयूजेबिलिटी भी रहती है, रीयूजेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। हम इनहेरिटेंस का यूज़ करके जो भी कोड है उसको रीयूज कर लेते हैं। फिर स्ट्रक्चरिंग रिक्वायरमेंट इंक्लूड डीएफडीज, डेटा फ्लो डायग्राम। फिर इसमें डेटा फ्लो डायग्राम, स्ट्रक्चर एनालिसिस, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, कंट्रोल फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन टेबल, फ्री एंड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती है। फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंक्लूड्स द यूज केस मॉडल, फाइंड यूज केस, फ्लो ऑफ इवेंट्स, एक्टिविटी डायग्राम, द ऑब्जेक्टिव मॉडल। फिर उसके बाद स्टेट चार्ट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ये सारे इसमें इंक्लूड रहते हैं। अब दिस टेक्निक इज ओल्ड एंड इज नॉट प्रिफर्ड यूजली।
ये जो टेक्निक है ये पहले यूज़ की जाती थी और ये अभी प्रेफर नहीं की जाती है, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। इसमें डेटा जो है वो ओपनली अवेलेबल रहता है और इसमें थोड़े से फीचर्स कम है। वाइल जो दूसरी टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ये ज़्यादा प्रीफर की जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें जो भी डेटा है वो हाइड रहता है। फिर उसके बाद रीयूजेबिलिटी जैसे कंसेप्ट है, इनहेरिटेंस, इंकैप्सुलेशन, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल रहती है। इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस प्रोग्रामिंग को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि और ये इसलिए भी क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। सो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। मैंने आपको समझा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, एनालिसिस और स्ट्रक्चर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, और फिर मैंने आपको डिफरेंस बताया। सो थैंक यू एवरीवन।